आगे का और होमवर्क दूंगा, फिर एक साथ हम लोग डिस्कस करेंगे उसको, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़ लेते हैं। देखो सरफेस केमिस्ट्री में कल मैंने क्या क्या पढ़ाया था तुम्हें, कल नहीं सॉरी 23 को, मतलब परसों। लेक्चर 2 है, इसको भी एडिट कर देता हूँ। डेट कितना है 25, ये लेक्चर 2। क्या क्या पढ़ा था हमने, पढ़ा था सर एड्जॉर्प्शन क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था। हाँ बोलो। सर पॉलीमर्स में से पूछते हैं क्या सर जेई में क्वेश्चंस? पॉलीमर में जेई मेंस में पूछा जाता है, बिल्कुल बिल्कुल पूछा जाता है जेई मेंस में। अच्छा पॉलीमर्स एंड बायोमोलिक्यूल्स। हाँ बायोमोलिक्यूल से भी पूछते हैं। बायोमोलिक्यूल में कार्बोहाइड्रेट वाला पोर्शन में बताऊंगा तुम्हें, वो तो एक लेक्चर का काम है, एक लेक्चर में सब बता देंगे। ओके सर। पॉलीमर तो तुम्हें खुद से पढ़ना पड़ेगा, पॉलीमर में कुछ समझाने का ही नहीं, सब रटने का है। पॉलीमर एनसीईआरटी से एकदम रट लो। पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ये बोर्ड्स में नहीं है बट एनसीईआरटी से तुम्हें रटना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं, इनसे एक एक क्वेश्चन आता है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से एक क्वेश्चन, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन, पॉलीमर से एक क्वेश्चन, बायोमोलिक्यूल से एक क्वेश्चन। तो इनको छोड़ना नहीं है, इनको पढ़ना है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन सही करेंगे तभी मार्क्स मिलेंगे। तो देखो कल हमने एड्सॉर्प्शन के बारे में पढ़ा था, डिसॉर्प्शन की फेवरेबल कंडीशंस पढ़ी, एड्सॉर्बेंट एड्सॉर्बेट के बारे में पढ़ा, एड्सॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन में डिफरेंस पढ़ा, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एड्सॉर्प्शन पढ़ा, एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन, टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन में फिजिसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन में डिफरेंस हमने देखा। फिर अफेक्टिंग फैक्टर देखे एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड के ऊपर, फ्रेंडलिच आइसोथर्म, लैंगेमर आइसोथर्म, एंड टाइप ऑफ कैटलिस्ट के बारे में हमने पढ़ा, शेप ऑफ कैटलिस्ट, फिर कैरेक्टरिस्टिक सॉरी फिर हमने कॉलॉइड्स के बारे में पढ़ा, डिस्पर्जन फेज क्या होता है, डिस्पर्जन मीडियम। फिर हम लोग नेक्स्ट पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड्स में, तुम्हें पढ़ा रहा था, उसमें पहला बता दिया था ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डीपी एंड डीएम। क्लासिफिकेशन ये था। सेकंड क्लासिफिकेशन है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ डीएम, डिस्पर्जन मीडियम के बेस पर क्लासिफाई हम लोग करेंगे, है ना। तो यहाँ पर तो मैं लिख रहा हूँ डीएम और इधर लिख रहा हूँ उसका टाइप, इसका हमारे कॉलॉइड का। अब डीएम मेरा देखो, डिस्पर्जन मीडियम मेरा वाटर हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, अल्कोहल का स्पेलिंग रॉन्ग हो गया, डिस्पर्जन मीडियम वाटर हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, एयर हो सकता है, बेंजीन हो सकता है, इस तरह से हम लोग ले रहे हैं। डिस्पर्जन मीडियम वाटर होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एक्वासॉल। कॉलॉइड के टाइप को बोलते हैं एक्वासॉल। अल्कोहल होता है उसको बोलते हैं एल्कोसॉल। एयर होता है तो बोलते हैं एरोसॉल। बेंजीन होगा तो बोलेंगे बेंजोसॉल, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड है हमारे पास, थर्ड वाला टाइप इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड पढ़ रहे हैं, थर्ड वाला टाइप इंपॉर्टेंट है। क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ interaction between dp and dm, डिस्पर्जन फेज, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में कैसा इंटरेक्शन है उसके बेस पर हम लोग क्लासिफाई करते हैं हमारे कॉलॉइड्स को। तो उसमें पहला होता है हमारे पास क्या, लायोफिलिक, मतलब लिक्विड लविंग कॉलॉइड्स। तो लायोफिलिक या लिक्विड लविंग कॉलॉइड्स का मतलब क्या है, इसका मतलब है एक सेकेंड रुके, इसका मतलब है द colloidal solution in which the particles of the सर dp, हाँ बोलो। सर जो आपने सर ऊपर दिया था सर बेसिस ऑफ डीएम में, सर उसमें डीपी हम्म, कुछ भी हो सकता है क्या सर? मीन्स हाँ उसमें डीपी कुछ भी हो सकता है, डीएम के बेस पर हम लोग सिर्फ क्लासिफाई कर रहे हैं। अच्छा सर फिर डीपी के हिसाब से उसका नाम चेंज हो जाएगा।
हाँ, डीएम के हिसाब से नाम चेंज हो जाएगा कि अगर सिर्फ डीएम वाटर है तो सबको एक्वासॉल बोलेंगे, डीएम अगर अल्कोहल है तो एल्कोसॉल बोलेंगे, डीपी कुछ भी हो, हम लोग अलग अलग टाइप से क्लासिफाई कर रहे हैं। ओके सर। The colloidal solution in which the particles of the DP have great affinity for the DM, मतलब डीपी और डीएम के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा खासा हो तो उसको बोलते हैं लायोफिलिक या फिर लिक्विड लविंग कॉलोइड्स। इसके जो एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल इसमें हम लोग बोलते हैं क्या, एग्जाम्पल है इसका ग्लू, है ना, ग्लू, स्टार्च, प्रोटीन, जिलेटिन, रबर, एक्सेट्रा, ये हमारे हैं लायोफिलिक कॉलोइड। सेकंड हम लोग बोलते हैं क्या, लायोफोबिक और लिक्विड हीटिंग। कॉलोइड्स है ना, लिक्विड हीटिंग या फिर सॉल्वेंट हीटिंग, मतलब उनको सॉल्वेंट पसंद नहीं है, सॉल्वेंट के साथ उनका अच्छा खासा अट्रैक्शन नहीं होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं लायोफोबिक कॉलोइड्स। लायोफोबिक कॉलोइड में हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इसमें बोलते हैं लायोफोबिक कॉलोइड्स में द colloidal solution in which there is no, तुम्हारा अभी नेक्स्ट टेस्ट कब है? 6 दिसंबर को सर। ठीक है। The colloidal solution in which there is no affinity between particles of DP and DM, DP और DM के पार्टिकल्स के बीच में कोई एफिनिटी नहीं होगी, उसको बोलेंगे फोबिक, लायोफोबिक कॉलोइड्स। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन है इसमें, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, Fe का हाइड्रोक्साइड और या फिर मेटल सल्फाइड्स एक्सेट्रा। ठीक है, अब जो मेन चीज है हमारे पास वो है लायोफोबिक और लायोफिलिक में डिफरेंस, डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिफरेंस। डिफरेंस के लिए एक मैं टेबल बना देता हूं, टेबल से हम लोग टेबुलर फॉर्म में डिफरेंस देखेंगे। सीधा लाइन नहीं आया है, यहाँ पे तो लिखूंगा प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पर लायोफिलिक और इधर एक जगह लायोफोबिक, तो यहाँ पे तो हम लोग लिख रहे हैं प्रॉपर्टी, इधर लायोफिलिक और यहाँ पे लायोफोबिक क्या बोलता है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी है ईज ऑफ प्रिपरेशन, है ना, कि कौन इजीली बनेगा, ईज ऑफ प्रिपरेशन, तो कौन इजीली बन सकता है, लायोफिलिक या लायोफोबिक? लायोफिलिक। फिलिक इजीली बनेगा क्योंकि उनमें डीपी और डीएम में एक अट्रैक्शन है, तो हम बोलेंगे इसमें इजीली फॉर्म्ड बाय डायरेक्ट मिक्सिंग, कि भाई डीपी डीएम को मिलाया और बन गया बस, इसमें बोलेंगे फॉर्म्ड बाय सम स्पेशल मेथड, स्पेशल मेथड से बनेंगे, क्यों, क्योंकि भैया इनमें अट्रैक्शन नहीं है, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तो कुछ स्पेशल मेथड से हमें इन्हें फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड हम लोग बात करते हैं स्टेबिलिटी की, कौन स्टेबल होगा ज्यादा, सर फिलिक वाला। लायोफिलिक स्टेबल होगा, ये होगा अनस्टेबल। ठीक है,
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी मतलब एक बार अगर कॉलोइडल सॉल्व बना दिया मिला के डीपी और डीएम को, तो उनको अगर हम लोग अलग अलग कर सकते हैं वापस, रिवर्सिबल प्रोसेस है या नहीं। तो हम बोलते हैं जो लायोफिलिक वाला होता है वो रिवर्सिबल होता है, और ये जो होता है ये होता है इररिवर्सिबल, क्योंकि एक बार अगर लायोफोबिक स्पेशल मेथड से हमने बना दिया तो बन गया। नेक्स्ट हम लोग बोलते हैं साइज ऑफ पार्टिकल। नेक्स्ट है साइज ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल का साइज क्या है, मतलब जो सॉल्यूट है, जो डिस्पर्जन और डिस्पर्स फेज है उसमें, तो हम बोलते हैं लायोफिलिक में बिग इन साइज होता है, थोड़ा पार्टिकल का साइज ज्यादा होता है, इसमें नॉर्मल साइज होता है, जो नॉर्मल कॉलोइडल सॉल्व में साइज होता है वही। थोड़ा और नीचे लाइन बना देते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग बात करते हैं, साइज ऑफ पार्टिकल हो गया। अब बात करते हैं चार्ज ऑन पार्टिकल। चार्ज ऑन पार्टिकल तो हम बोलते हैं लायोफिलिक के अंदर डू नॉट कैरी एनी चार्ज। इसमें लिखते हैं दे मूव इन specific direction, they move in specific direction either towards एनोड और कैथोड। मतलब उनके ऊपर कोई चार्ज है तभी तो एनोड या कैथोड की तरफ मूव कर रहे हैं। तो लायोफोबिक में चार्ज होता है, दिख रहा है एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड है, Fe का हाइड्रोक्साइड है, तो ये आयन की फॉर्म में, मतलब इनके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज है। लायोफोबिक में चार्ज होता है, बट लायोफिलिक में हम लोग बोलते हैं इनमें लायोफिलिक में कोई भी चार्ज नहीं कैरी करते पार्टिकल्स। चलिए, तो एक प्रॉपर्टी और हो गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी विस्कोसिटी। नेक्स्ट है ऊपर का पार्ट दिखाएंगे कैसा, एक मिनट। विस्कोसिटी। विस्कोसिटी में हम लोग बोलते हैं कि देखो हमने ना डीपी और डीएम को मिलाया, डिस्पर्जन मीडियम में डिस्पर्जन फेज मिलाई तो एक कॉलोइडल बना, उसका विस्कोसिटी कैसा है। तो इसमें बोलते हैं हम लोग हायर देन डीएम। जो डिस्पर्जन मीडियम था उसकी जो विस्कोसिटी थी उसमें अगर मैंने डिस्पर्जन फेज मिला दिया, डिस्पर्स फेज मिला दिया, तो डीएम से ज्यादा उसकी विस्कोसिटी हो गई। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा थे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा थे। इसमें हम लोग बोलते हैं नियरली सेम एज डीएम। जैसी डीएम की विस्कोसिटी है, डीपी मिलाने के बाद जो कॉलोइडल सॉल्व बना है अभी भी विस्कोसिटी वैसी ही है, कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दें इस सॉल्व में तो क्या होगा। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट तो हम बोलते हैं नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा लायोफिलिक पर। लायोफोबिक में बोलेंगे प्रेसिपिटेशन टेक्स प्लेस, पीपीटी बन जाएगा आयंस के अकॉर्डिंग, जिसका पीपीटी बनना होगा उसका पीपीटी बन जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बोलते हैं हाइड्रेशन, कि भाई हाइड्रेशन होता है या नहीं होता है। तो हम बोलते हैं यस, हैवीली हाइड्रेटेड, और इसमें बोलते हैं नॉट सिग्निफिकेंटली हाइड्रेटेड। इसमें ऐसा हाइड्रेशन हमें देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सरफेस टेंशन। लास्ट के दो प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, एक तो है सरफेस टेंशन और एक है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट का नाम सुना है पहले कभी? हाँ सर। कहाँ सुना है सर? फिजिक्स में 9th में था पहले, और 9th। केमिस्ट्री में। ठीक है, टिंडल इफेक्ट की हम लोग बात करते हैं। देखो टिंडल इफेक्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन की बात करें सबसे पहले। टिंडल इफेक्ट को भी हम लोग पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद में ही।
सरफेस टेंशन की बात करते तो हम लोग बोलते हैं लेस देन डीएम। डिस्पर्जन मीडियम से लेस हो जाएगा सरफेस टेंशन, और इसमें बोलते हैं सेम और नियरली सेम एज डीएम। डीएम जैसा ही होगा इसका लगभग सरफेस टेंशन। टिंडल इफेक्ट में यहाँ पर देखो, अभी तो मैं लिख देता हूँ, बाद में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इसको, बट याद रखें डू नॉट शो एंड दे शो। लायोफिलिक शो नहीं करता टिंडल इफेक्ट, और लायोफोबिक शो करता है टिंडल इफेक्ट। ठीक है, तो क्या होता है टिंडल इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो देखो हमने बहुत सारे पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखे हैं लायोफिलिक और लायोफोबिक में, है ना। तो ये टेबल इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। तो देखो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं classification of colloids on the basis of physical state of DPDM, on the basis of DM, on the basis of interaction। तीन पढ़ लिए हैं, अब फोर्थ हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन क्या, on the basis of type of particles of DP, on the basis of type of particle of DP। DP के पार्टिकल का टाइप क्या है उसके बेस पर भी हम लोग बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहला हम लोग बात करते हैं क्या, मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलोइड। क्या होता है ये, इसमें मैं लिख रहा हूं, इन दिस टाइप पार्टिकल consists of an aggregate ऐसा क्या लिखेंगे इसमें ना, एग्रीगेट। हाँ देखो इसमें मैं लिखना क्या चाह रहा हूँ, मैं लिखना चाह रहा हूँ कि हम लोग बहुत सारे एटम को मिलाकर एक बड़ा बनाएंगे ना। एक सेकेंड रुकिए, in this type the particle consists of an aggregate of atoms or a small sized molecule, for example S8। ठीक है S8 बस काफी इतना। तो देखो इसमें क्या होगा, हम लोग बात कर रहे हैं ऑन द टाइप ऑफ डीपी। डीपी का टाइप कैसा है, डिस्पर्ज फेस का टाइप कैसा है। उसमें सबसे पहले हमने बोला मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलोइड। मल्टी मॉलिक्यूलर का मतलब क्या है कि हमारा डीपी क्या होगा, या तो बहुत सारे एटम से मिलकर बना होगा, एग्रीगेट ऑफ एटम मतलब बहुत सारे एटम से मिलकर बना होता है, या फिर एक कोई छोटे साइज का मॉलिक्यूल हो, तो उसको हम लोग मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलोइड बोलेंगे। सेकंड है हमारे पास क्या, मैक्रोमोलिक्यूलर कॉलोइड। अब मैक्रोमोलिक्यूलर कॉलोइड का मतलब क्या है, इसमें हम लोग बोलते हैं इन दिस द टाइप नहीं, हम बोलेंगे इन दिस द particles of DP are sufficiently big। तभी तो हमने इसका नाम मैक्रोमोलिक्यूलर बोला है, मैक्रो का मतलब बड़ा, sufficiently big, and these colloids are quite stable। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल क्या बोल रहे हैं हम लोग, एग्जाम्पल हम लोग बोल रहे हैं प्रोटीन्स में डिस्पर्स्ड फेज का साइज बड़ा होगा, एंजाइम्स, स्टार्च, सेल्यूलोज एक्सेट्रा। मल्टी मॉलिक्यूलर में थोड़ा छोटा होगा मॉलिक्यूल के साइज, मैक्रो मॉलिक्यूलर में थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है,
तो पहले दो तो ठीक है, पहले दो इतने काम के नहीं है। थर्ड हमारे पास है एसोसिएटेड कॉलोइड, जिसको बोलते हैं मिसेल। ठीक है, मिसेल या माइसेल दोनों ही बोल सकते हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके लिए तो मैं एक इमेज ऐड कर रहा हूं। थर्ड इज एसोसिएटेड कॉलोइड। अब देखो इसको सुनना, एसोसिएटेड कॉलोइड को इसमें क्या लिखा है। गोव्याला पाहिजे मम्मा। एसोसिएटेड कॉलोइड थर्ड है हमारा। फर्स्ट था, फर्स्ट इज मल्टीमोलिकुलर, सेकंड इज मैक्रोमोलिकुलर, थर्ड इज एसोसिएटेड कॉलोइड। ठीक है, एसोसिएटेड कॉलोइड क्या होते हैं, है ना, मतलब बहुत सारे लोग मिलेंगे आपस में और माइसेल बनाएंगे, मिसेल बनाएंगे। ठीक है, these are the substances which behave as strong electrolyte at low concentration and behave as colloidal particle at high concentration। अगर इनकी कॉन्सेंट्रेशन लो होगी तो ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेंगे, और कॉन्सेंट्रेशन इनकी ज्यादा हो गई, मतलब बहुत सारे लोग मिल गए आपस में, तो कॉलोइडल पार्टिकल की तरह काम करेंगे। ठीक है, मिसेल्स आर रिलेटिवली स्मॉल spherical structure composed of anywhere for a few to few thousand molecules that attract one another to reduce surface tension। अब इसमें क्या होता है कि thousands of molecules मिलेंगे और अपने सरफेस टेंशन को कम करने के लिए एक स्फेरिकल साइज के फॉर्म में आ जाते हैं। जैसे देखो मैंने नीचे बनाया हुआ है यहाँ पर सोडियम स्टेरेट, ये क्या होता है, C17H35CONA। ठीक है, तो ये सारे लोग आपस में मिल जाते हैं और कनेक्ट हो जाते हैं आगे से, तो एक स्फेरिकल साइज बना लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज द फॉर्मेशन ऑफ मिसेल टेक प्लेस ओनली एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड क्राफ्ट टेम्परेचर। इस बात को ध्यान रखें, हर किसी टेम्परेचर पर मिसेल नहीं बन जाएगा कि भाई कोई भी टेम्परेचर मैंने लिया और हमारा मिसेल का फॉर्मेशन हो गया, बहुत सारे मॉलिक्यूल आए और आपस में स्फेरिकल शेप में आ गए सरफेस टेंशन को कम करने के लिए। नहीं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही बनेगा मिसेल, जिसको बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। ठीक है, और देखो लो कंसेंट्रेशन पे इलेक्ट्रोलाइट है, हाई कंसेंट्रेशन पे कॉलोइडल पार्टिकल है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लिख रहे हैं द कंसेंट्रेशन अबव विच मिसेल फॉर्मेशन बिकम्स अप्रिशिएबल इज टर्म्ड एज क्रिटिकल मिसेल कंसेंट्रेशन, CMC। मतलब एक हमारे जो एक पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन होगी इनकी हमारे इलेक्ट्रोलाइट की, जिस पर ही हमारे मिसेल फॉर्मेशन अप्रिशिएबल होंगे, मतलब एक अच्छा कैसे अमाउंट में हमारा मिसेल फॉर्मेशन होगा, उस कॉन्सेंट्रेशन को बोलते हैं क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब ये किस पर डिपेंड करेगा, CMC। हम बोलते हैं इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन डीपी एंड डीएम। डीपी और डीएम पर हमारे CMC का वैल्यू डिपेंड करेगा कि भाई क्रिटिकल मिसेल कंसेंट्रेशन क्या होगी, डीपी और डीएम पर डिपेंड करेगा। यूजुअली लॉन्गर द हाइड्रोफोबिक चेन स्मॉलर इज इट्स CMC। हाइड्रोफोबिक चेन कौन सी होती है, ये क्या है, हाइड्रोफोबिक चेन। हमेशा एल्काइल वाला पार्ट जो होता है वो हाइड्रोफोबिक ही होता है, तो हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक चेन का साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा, हाइड्रोफोबिक चेन का साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा, हमारी क्रिटिकल मिसेल कंसेंट्रेशन उतनी ही छोटी होगी। CMC इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन पोलैरिटी ऑफ डीएम। जो डिस्पर्जन मीडियम उसकी पोलैरिटी जितनी कम होगी, CMC हमारा इंक्रीज करेगा। अब वो डीएम कुछ भी हो सकता है, अल्कोहल, वाटर, जितना कम पोलर होगा CMC उतना ही ज्यादा होगा। At CMC मिसेल्स आर स्फेरिकल इन शेप। क्रिटिकल मिसेल कंसेंट्रेशन पर हमारा जो मिसेल होता है वो शेप होता है। ये सारे फैक्चुअल पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे एक साथ मैंने मेंशन कर लिए हैं, इनको तुम्हें याद ही रखना है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ समझने का नहीं है। ठीक है, इतनी बात समझ आती है। हाँ सर। तो यहां तक देखो हमने है ना सारा क्लासिफिकेशन कर लिया कॉलोइड का। अब नेक्स्ट थिंग जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक कॉलोइड्स। लायोफोबिक कॉलोइड को कैसे बनाएं, उसका प्रिपरेशन क्या है, उसका प्रिपरेशन मैं बता देता हूँ। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना वही हम लोग बस कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर, बहुत ज्यादा उल्टा सीधा कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। चलिए शुरू। हाँ,
अब बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक कॉलोइड्स। लायोफोबिक कॉलोइड्स को हम लोग कैसे बनाएंगे? तो पहला लिखा है ब्रीडिंग आर्क मेथड, ये इंपॉर्टेंट है। प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक कॉलोइड, हम लोग लायोफोबिक कॉलोइड्स बनाने जा रहे हैं, ठीक है। उसमें पहला लिखा है ब्रीडिंग आर्क मेथड, ठीक है। तो इसमें देखो क्या लिखा है, इन दिस मेथड इलेक्ट्रिक आर्क इज स्ट्रक बिटवीन इलेक्ट्रोड ऑफ मेटल्स डिप्ड इन डीएम। डीएम में हमारे मेटल के इलेक्ट्रोड डिप्ट होंगे, उसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रिक आर्क स्ट्रक करेंगे, मतलब करंट फ्लो करवाएंगे, एक करंट डालेंगे वहां पर। These intense heat, the intense heat is produced and metal is vaporized, then condense the vapor to form particle of colloidal size। तो देखो इसमें ये बोलना क्या चाह रहा है, ये ऐसा बोलना चाह रहा है हमें क्या बनाना है, हमें लायोफोबिक कॉलोइड बनाना है। लायोफोबिक कॉलोइड में मैंने डीपी तो अंदर फिल कर ही रखा है। इस डायग्राम को देखो, है ना, इस डायग्राम को देखो, मैंने डीपी तो अंदर फिल कर ही रखा है। डीपी में मैंने मेटल की रॉड्स डाल रखी है, ठीक है। अब ये मेटल की रोड है ना, एज ए डीएम तो मैंने डाल ही रखा है। डीएम में मैंने मेटल की रॉड डिप कर रखी है, डीएम में मैंने मेटल की रॉड डिप कर रखी है और बाहर आइस लगा रखा है, ताकि वो हमारे मेटल जब वेपराइज हो तो उसको ठंडा करे, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मेटल की रॉड के बीच में करंट डालूंगा, बहुत ही हाई इंटेंस करंट में प्रोवाइड करूंगा। तो उसमें क्या होगा, उस इंटेंस करंट की वजह से मेरा मेटल का रॉड क्या होगा, वेपराइज होने लगेगा। इतना ज्यादा मैंने दे दिया टेम्परेचर की, मेटल बॉइल हो गया, मेटल वेपराइज होने लगेगा। मेटल जैसे ही वेपराइज होगा तो उस आइस की हेल्प से हम उस वेपराइज मेटल को वापस ठंडा करके सॉलिड बनाएंगे। तो अब जब वो अगेन सॉलिड बना है तो वो है ना कॉलोइडल पार्टिकल के साइज में आ जाएगा और वो डीपी में चला जाएगा। अब वो डिस्पर्स्ड फेज की फॉर्म में डीपी में चला गया तो हम बोलेंगे हमारा क्या बना, हमारा लायोफोबिक कॉलोइड बन जाएगा। समझ में आई मेरी बात? बोलो। चलिए कि भाई मेटल के रॉड को डिस्पर्स्ड फेज बनाने के लिए क्या करें, पहले गर्म करो, मतलब पहले बॉईल करके वेपराइज करो, देन वापस ठंडा कर दो। फर्स्ट मेथड इज ब्रीडिंग आर्क मेथड। सेकंड मेथड पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन क्या होता है, तो देखो इसमें लिखा है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग पीपीटी इनटू कॉलोइडल सॉल्ट बाय शेकिंग it with DM in the presence of small amount of electrolyte. The electrolyte is used for this purpose is called peptizing agent। तो देखो पेप्टाइजेशन एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि कैसे हम लोग पेप्टाइजेशन कर रहे हैं। पेप्टाइजेशन का मतलब क्या है, हमारा एक पीपीटी है हमारे पास, ठीक है। उस पीपीटी में क्या होता है, उस पीपीटी के पार्टिकल्स को कॉलोइडल सॉल के साइज में लाना है, क्योंकि हमने कल ही पढ़ा था कि सबसे छोटा सॉल्यूट का साइज होता है, उससे बड़ा कॉलोइडल का, और सबसे बड़ा सस्पेंशन का होता है। तो पीपीटी को क्या करना है, कॉलोइडल सॉल के साइज में लाना है। तो उसको डीएम में डाल देते हैं, पीपीटी को डिस्पर्जन मीडियम में, फिर एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट का स्मॉल अमाउंट डालकर शेक करते हैं। शेक करते तो हमारा पीपीटी ब्रेक होता है और हमारा पीपीटी कॉलोइडल सॉल के साइज में आ जाता है। और जो इलेक्ट्रोलाइट हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं इस पर्पस के लिए, उसको क्या बोलते हैं, पेप्टाइजिंग एजेंट। तो पेप्टाइजेशन समझ आया? हाँ सर। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बोल रहे हैं द आयन एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस इज कॉमन ईदर विद एनायन और कैटायन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इस बात का क्या मतलब है? बोलिए। इस बात का ये मतलब है द आयन ऑब्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस इज कॉमन विद ईदर एनायन एंड कैटायन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मतलब जो पीपीटी होगा, पीपीटी भी तो मतलब ऐसा होगा ना, हम लोग ऐसे ही तो पढ़ते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का पीपीटी या फिर FeCl3 का पीपीटी। अब जैसे मान लो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का पीपीटी, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के पीपीटी में एल्यूमिनियम 3+ और हाइड्रोक्साइड आयन होगा।
तो जो पीपीटी हो, पीपीटी के अंदर जो कैटायन एनायन हो, उसका एक कैटायन या एनायन हमारे इलेक्ट्रोलाइट के कैटायन या एनायन के साथ कॉमन आना चाहिए, मतलब एक आयन कॉमन होना चाहिए पीपीटी और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में। ये हमारी कंडीशन है, ठीक है। तो हमने अभी दो ही मेथड पढ़े प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक कॉलोइड के, कौन कौन से, एक तो ब्रैडिग आर्क और एक पेप्टाइजेशन। अब हम लोग बात करते हैं प्योरिफिकेशन ऑफ कॉलोइड। अगर मुझे कॉलोइड को प्योरीफाई करना हो तो उसके क्या मेथड है? सबसे पहला मेथड है डायलिसिस। डायलिसिस का नाम तो सबने सुना होगा ना, हम लोग उसमें हॉस्पिटल्स वगैरह में भी यूज करते हैं डायलिसिस। हाँ सर। हाँ सर। किसके लिए यूज आता है? सर किडनी स्टोन वाले पेशेंट्स के लिए ब्लड क्लीन करने। हाँ, तो किसी ने देखा है मतलब डायलिसिस होते हैं? मैंने तो देखा नहीं यार कभी, मतलब लोग बोलते हैं ऐसा कि बहुत ज्यादा पेन होता है। डायरेक्ट वेन्स के साथ कनेक्ट करते हो मशीन में, ब्लड प्यूरिफाई हो रहा होता है। मतलब मैंने देखा नहीं, ऐसा मैंने सुना है, ऐसा ही करते हैं मतलब। तो देखो प्योरिफिकेशन ऑफ कॉलोइड में पहला मेथड है डायलिसिस। ये वही डायलिसिस है जो ब्लड वगैरह उसमें यूज करते हैं ना। तो हम लोग बोलते हैं इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ए डिसॉल्व्ड सब्सटेंस फ्रॉम कॉलोइडल सॉल्यूशन बाय डिफ्यूजन थ्रू अ सुटेबल मेम्ब्रेन, ठीक है, एंड पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन कैन पास थ्रू बट कॉलोइडल पार्टिकल डू नॉट। मतलब हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग बोल रहे हैं, अभी देखो मैं बताता हूँ आगे। अब इसमें करते क्या है, इसमें देखो, इसमें हम लोग करते क्या है, इसको देखो तुम लोग। इसमें क्या है, हमने एक बीच में एक बैग लटका रखा है, ठीक है, एक बीच में एक बैग लटका रखा है। इसमें लिखा है बैग ऑफ सुटेबल मेम्ब्रेन कंटेनिंग द कॉलोइडल सॉल्यूशन इज डिप्ड इन अ वेसल थ्रू व्हिच अ फ्रेश वाटर कंटिन्यूअसली फ्लो, ठीक है। अब इसके अंदर एक बैग लटका रखा है मैंने, और उसके अंदर हमारा वो सॉल्ट डाल रखा है, वो कॉलोइडल सॉल्ट डाल रखा है इस बैग के अंदर, जिसको हमें प्योरीफाई करना है, ठीक है। और अंदर मैंने ये रॉड्स भी लगा रखी है, यहाँ पर दो रॉड भी लगा रखी है, और अंदर डिस्टिल वाटर है जो कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहा है, और बैग के चारों तरफ क्या है, मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब इस मेम्ब्रेन में से पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन, मतलब जो हमारी इंप्योरिटीज है, जो डिसॉल्व सब्सटेंस है, वो तो पास हो सकते हैं थ्रू, बट कॉलोइडल पार्टिकल डू नॉट। अब इस मेम्ब्रेन में से कौन पास हो सकता है? इंप्योरिटी तो पास हो सकती है, बट हमारे कॉलोइडल पार्टिकल इस मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकते। अब जैसे इसमें से जैसे डिसॉल्व डिस्टिल वाटर तो इसमें कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहा है, तो इंप्योरिटी इसमें नीचे आएगी, ठीक है, इंप्योरिटी इसमें नीचे आएगी, और जो वाटर फ्लो हो रहा है इसके साथ निकल जाएगी, मेम्ब्रेन में से इंप्योरिटी पास हो रही है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग ये हमारा बेसिक फंडा होता है किसको, हमारे कॉलोइडल सॉल्ट को प्योरीफाई करने का। अच्छा, मैंने यहाँ पर लिखा है इलेक्ट्रोडायलिसिस इज फास्टर देन सिंपल डायलिसिस। ऐसा क्यों है? इलेक्ट्रोडायलिसिस का मतलब है कि कैटायन और एनायन वाले कैथोड एनोड की रॉड लटका के फिर पास करो। सिंपल डायलिसिस मतलब कैथोड एनोड की रॉड नहीं होनी चाहिए। अब कैथोड एनोड की रॉड होगी तो मेरा डायलिसिस फास्टर क्यों होगा? बताओ, कैथोड एनोड की रॉड होगी तो डायलिसिस ज्यादा तेज क्यों होगा? कैथोड एनोड की रॉड होगी, करंट पास करें तो डायलिसिस ज्यादा तेज इसलिए होगा क्योंकि जो हमारी इंप्योरिटीज होगी उसमें भी तो वो कोई ना कोई कैटाइनिक एनाइनिक फॉर्म में कैसे ना कैसे तो होगी, तो वाटर में आके वो कैटाइन एनाइन की फॉर्म में डिसॉल्व होगी। और कैथोड एनोड होंगे तो उनको अट्रैक्ट करेंगे, तो जल्दी जल्दी इंप्योरिटीज को अट्रैक्ट करेंगे, तो जल्दी जल्दी यहाँ से इंप्योरिटीज हट जाएगी, जल्दी जल्दी मेम्ब्रेन में से पास होकर कैथोड एनोड पे जाके डिपॉजिट हो जाएगी। सही बात है? हाँ सर। ठीक है। सेकेंड मेथड इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। हम लोग मेथड पढ़ रहे हैं, उसमें सेकंड मेथड इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, है ना। अब इसमें रुको एक सेकंड, कुछ हमारा रह तो नहीं गया ना? नहीं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या लिखा है? दिस मेथड इन दिस मेथड सोल आर प्योरिफाइड बाय स्पेशल टाइप ऑफ फिल्टर्स कॉल्ड अल्ट्रा फिल्टर्स। दीज फिल्टर्स पेपर्स अलाउ ओनली इलेक्ट्रोलाइट्स टू पास थ्रू। तो देखो इसमें ज्यादा कुछ लिखा नहीं है, मैंने बोला अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में कुछ नहीं होगा। जैसे हम लोग यहाँ पर ऊपर मेम्ब्रेन यूज करी थी, वैसे इसमें सम स्पेशल टाइप के अल्ट्रा फिल्टर्स हम लोग यूज करेंगे। अल्ट्रा फिल्टर से हमारे कॉलोइडल सॉल्ट को पास कराएंगे तो क्या होगा कि हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो तो इसमें से पास हो जाएगी, मतलब जो हमारी इंप्योरिटीज है वो तो अल्ट्रा फिल्टर में से पास हो जाएगी, बट कॉलोइडल सॉल्ट पास नहीं होंगे, तो उसको हम लोग अलग
ठीक है, इतनी बात समझ आती है? हाँ सर। चलिए, हमने देखो प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक कॉलॉइड पढ़ लिया, प्योरिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड पढ़ लिया, इसमें डायलिसिस था, अल्ट्राफिल्ट्रेशन था। अब हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलॉइडल सॉल्ट। कॉलॉइडल सॉल्ट की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये तो हमने पहले भी बोला था कि भाई सॉल्यूशन होमोजीनियस होता है बट कॉलॉइडल सॉल्ट हेट्रोजीनियस इन नेचर होता है, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट, ड्यू टू स्कैटरिंग इट विल अपीयर एज अ ब्राइट स्टॉप। ये स्टॉप सही लिखा है क्या? गलत लिख दिया ना? ये क्या होना चाहिए था? बोलो। ब्राइट स्पॉट, ब्राइट स्पॉट मूविंग रैंडमली। तो स्कैटरिंग क्या होता है? स्कैटरिंग तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा। हाँ सर। क्या होता है स्कैटरिंग में? बताओ यार मेरे को भी। क्या होता है? कोई बेसिक तो बताओ स्कैटरिंग का। अरे बोलो यार, कोई तो बोलो। किसी को नहीं पता स्कैटरिंग क्या होता है? बताओ भाई, आदित्य बताओ स्कैटरिंग क्या होता है? साहिल बताओ स्कैटरिंग क्या होता है? मधुकरण बताओ। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? सर हाँ बोलो। वॉइस नहीं आ रहा क्या मेरा? आ रहा है। है सर। ठीक है। देखो, हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं कॉलॉइडल सॉल्यूशन की, कॉलॉइडल सॉल्ट की। इसमें हम लोग बोल रहे हैं स्कैटरिंग की वजह से एक ब्राइट स्पॉट, मूविंग ब्राइट स्पॉट की तरह ये हमें अपीयर होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टीज, कॉलॉइडल सॉल्ट शो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो देखो, हमने सॉल्यूशन वाले चैप्टर में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी। तो हमने बोला था तीन तरह के होते हैं, सॉल्यूशन, सस्पेंशन या कॉलॉइडल सॉल्ट। जैसे सॉल्यूशंस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करता है, वैसे कॉलॉइडल सॉल्ट भी हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करेंगे। मतलब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, सभी ये शो करेगा, ठीक है। फोर्थ है हमारे पास टिंडल इफेक्ट। क्या होता है टिंडल इफेक्ट? फोर्थ इज टिंडल इफेक्ट। तो हम बोल रहे हैं इट इज इफ अ स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू अ सॉल in dark place the path of beam gets यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे देगा। ऐसे हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कॉलॉइडल सॉल्ट की, दैट इज ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन क्या होता है? zigzag movement of particle due to collision between the particle and between the walls of container। ठीक है, कि जो हमारा मूवमेंट है कॉलॉइडल सॉल्ट के अंदर, जो डिस्पर्स्ड फेज होगी उसके
आपस में कोलाइड करेंगे तो उनका एक जिगजैग मूवमेंट होगा। इस जिगजैग मूवमेंट को ही क्या बोलते हैं? ब्राउनियन मोशन। एंड इट इंक्रीज विथ कि भाई पार्टिकल का साइज। सेकंड विस्कोसिटी, यस, हमारा डिस्पर्स्ड फेज, सॉरी डीएम, डिस्पर्जन मीडियम, डीएम का विस्कोसिटी जितना ज्यादा होगा ब्राउनियन मोशन उतना ही कम होगा। लिक्विड जितना ज्यादा विस्कस है उसमें पार्टिकल का मूवमेंट उतना ही कम होगा। थर्ड इफेक्टिव फैक्टर टेम्परेचर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि भैया टेम्परेचर बढ़ेगा तो मोशन भी बढ़ेगा। ऑब्वियसली तो बोल ही सकते हैं टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पार्टिकल्स का मूवमेंट बढ़ेगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है यहाँ पर, क्या? मोशन डजंट चेंज विद टाइम, रिमेन सेम फॉर, क्या लिखा है? रिमेन सेम फॉर मोशंस इवन फॉर ईयर्स, है ना? तो हम लोग लिखेंगे डजंट चेंज विद टाइम एंड रिमेन सेम फॉर मंथ्स, मंथ लिखना चाहिए था यहाँ पर। मंथ्स एंड इवन फॉर ईयर्स, मतलब ब्राउनियन मोशन किसी पार्टिकल का चेंज नहीं होता, मोशन उसका बदलता नहीं है, टाइम के साथ चेंज नहीं होता। जब तक कि टेम्परेचर, विस्कोसिटी और साइज ऑफ पार्टिकल चेंज नहीं करोगे चेंज नहीं होगा। अगर ये तीनों चीजें कांस्टेंट है तो सालों साल तक उसका मोशन सेम ही रहता है। नेक्स्ट थिंग इज कोगुलेशन एंड फ्लॉक्यूलेशन, ये इंपॉर्टेंट है, कोगुलेशन एंड फ्लॉक्यूलेशन, इससे काफी क्वेश्चन वगैरह आते हैं। मतलब एक पे नाम ही बड़ा अजीब सा है, फ्लॉक्यूलेशन, कोगुलेशन, तो थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा ये क्या होता है। तो ना मैं एक बार इसको अच्छे से लिख देता हूँ, व्हाट इज फ्लॉक्यूलेशन एंड व्हाट इज कोगुलेशन। तो कोगुलेशन तो लिखा है, फ्लॉक्यूलेशन को वापस से लिख देता हूँ। फ्लॉक्यूलेशन का क्या स्पेलिंग होगा? फ्लॉक्यूलेशन होगा हमारा FLOCCULATION, फ्लॉक्यूलेशन, है ना? नेक्स्ट इमेज और ऐड कर देता हूं, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं, है ना, क्या होता है कोगुलेशन और फ्लॉक्यूलेशन। ठीक है, सही इमेज लिया है हमने। देखो हम बोल रहे हैं एग्रीगेशन ऑफ कॉलोइडल पार्टिकल, aggregation of colloidal particle into a soluble ppt by addition of some suitable electrolyte is known as coagulation। तो पहले बताओ ये कौन सा प्रोसेस है जिसका रिवर्स हमने लिखा है? इससे थोड़ी देर पहले ऐसा प्रोसेस हमने पढ़ा था जिसमें इसकी उल्टी बात पढ़ी थी हमने। इसका उल्टा बात अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है हमने, ये जो लिखा है ना इसका उल्टा। बोलो। एग्रीगेशन ऑफ कॉलोइडल पार्टिकल इनटू सॉल्युबल पीपीटी, मतलब कॉलोइडल पार्टिकल को मिलाकर हम लोग एक पीपीटी बना रहे हैं सम सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट मिला के, तो उसको कोगुलेशन बोल रहे हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था कि भाई पीपीटी को ब्रेक कर कर कॉलोइडल पार्टिकल बना रहे हैं, तो वो क्या था, वो प्रोसेस कौन सा था जिसमें पीपीटी को ब्रेक करके कॉलोइडल पार्टिकल बना रहे थे विद सम एडिशन ऑफ सम सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट? वो कौन सा प्रोसेस था? बोलो। अरे तुम लोगों को कुछ समझ वमझ आ रहा है या फिर तुम सुन भी रहे हो मेरे को, या ऐसे ही बैठे हो आंख बंद करके?
तो देखो इसमें मैं क्या बोल रहा हूँ, अरे यार ये फ्लॉक्यूलेशन भी रब हो गया, वापस से लिखना पड़ेगा, वापस से लिखता हूँ मैं इसको। फ्लॉक्यूलेशन को हम बोल रहे हैं कोगुलेशन क्या होता है कि हमारे जो कॉलोइडल पार्टिकल है उन सभी को ऐड कर रहे हैं हम लोग, कॉलोइडल पार्टिकल को मिलाकर, एग्रीगेशन ऑफ कॉलोइडल पार्टिकल मतलब कॉलोइडल पार्टिकल को ऐड कर रहे हैं, एक सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे जिससे वो पीपीटी के फॉर्म में आ जाएगा। इसको, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोगुलेशन। कोगुलेशन और फ्लॉक्यूलेशन एक सेम प्रोसेस है बट कंसंट्रेशन का डिफरेंस है बस। क्या है, तो हम बोलते हैं क्या, एट लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट द एग्रीगेशन ऑफ कॉलोइडल पार्टिकल इज कॉल्ड फ्लॉक्यूलेशन and that can be reversed by shaking, while higher concentration of electrolyte coagulation takes place and cannot be reversed by shaking. cannot be reversed by shaking, रिवर्स कर सकते हैं बट शेकिंग से रिवर्स नहीं होगा। तो हम जो सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हैं कोगुलेशन या फ्लॉक्यूलेशन के लिए, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन डिसाइड करेगा कि वो कोगुलेशन है या फ्लॉक्यूलेशन। लो कंसेंट्रेशन है इलेक्ट्रोलाइट की तो फ्लॉक्यूलेशन होगा, हाई कंसेंट्रेशन है इलेक्ट्रोलाइट की तो वो कोगुलेशन होगा। ठीक है, अब कोगुलेशन नहीं इतना इजीली रिवर्सिबल, रिवर्स नहीं हो सकता है कि हम वापस से पीपीटी को ब्रेक कर दे कॉलोइडल पार्टिकल बना दे, नहीं। बट फ्लॉक्यूलेशन रिवर्सिबल है कि हम पीपीटी को वापस से ब्रेक करके इजीली वापस से कॉलोइडल पार्टिकल बना सकते हैं बाय शेकिंग। शेक करेंगे तो हमारा रिवर्स्ड हो जाएगा क्या, फ्लॉक्यूलेशन, कोगुलेशन नहीं होगा। अब देखो यहाँ से कुछ न्यूमेरिकल पार्ट है हमारा, इसको ध्यान से पढ़े। हम लोग क्या बोल रहे हैं, कोगुलेशन वैल्यू और फ्लॉक्यूलेशन वैल्यू, ये क्या होता है, कोगुलेशन वैल्यू और फ्लॉक्यूलेशन वैल्यू। कोगुलेशन वैल्यू इज व्हाट, मिलीमोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल इन लीटर। फॉर्मूला है ये, याद रखें, कितने मिलीमोल्स हमने इलेक्ट्रोलाइट के ऐड करे हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल इन लीटर। जिस कॉलोइडल सॉल्ट में ऐड कर रहे हैं उसका वॉल्यूम क्या है लीटर में, तो यहां से हम लोग कोगुलेशन वैल्यू निकालेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक होती है कोगुलेशन पावर या कोगुलेटिंग पावर, ठीक है, इसको हम लोग कोगुलेटिंग पावर भी बोल सकते हैं। कोगुलेटिंग पावर क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है कोगुलेशन वैल्यू के, ठीक है, कोगुलेशन वैल्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर स्टार मार्क करके एक वैल्यू लिखी है मैंने, क्या, कोगुलेशन वैल्यू विथ इंक्रीज डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन चार्ज ऑन कोगुलेटिंग आयन। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसको देखो मैं वापस से लिख देता हूं अच्छे से, यहाँ पर थोड़ा सही नहीं लिखा। क्या है ये, मैं क्या लिख रहा हूँ, लिख रहा हूं कोगुलेशन वैल्यू decreases with increase in charge on coagulating ion। जो आयन जिसका कोगुलेशन होने वाला है उसके ऊपर चार्ज बढ़ेगा तो कोगुलेशन वैल्यू कम होगी, ठीक है, कोगुलेशन वैल्यू कम होगी अगर चार्ज हमारा बढ़ रहा है कोगुलेटिंग आयन का, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग कोगुलेशन। कोगुलेशन पर कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, सबसे पहला नेचर ऑफ सॉल्ट। अगर लायोफोबिक कॉलोइड कैन इजीली कोगुलेटेड, अगर हमारा जो कॉलोइड है लायोफोबिक नेचर का है तो इजीली कोगुलेटेड हो सकता है, उसका इजीली हम लोग प्रेसिपिटेट बना सकते हैं क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना अच्छा नहीं होता। सेकेंड है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो हम बोल रहे हैं इन इक्विमोलर इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैव ग्रेटर कोगुलेटिंग पावर, ठीक है। अब देखो हम बोल रहे हैं इन इक्विमोलर इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैव ग्रेटर कोगुलेटिंग पावर, इसका मतलब क्या है, क्या मतलब है भाई इसका, बोलो। इसका मतलब ये है कि
दो लोग है ना, जैसे मान लो एक है 0.1 m Na, स्ट्रॉन्ग और वीक की बात करें NaCl, एक है 0.1 m CH3COOH, 0.1 m है ये भी है ना, एक है 0.1 m CH3COH और एक है 0.1 m NaCl। तो दोनों ही इक्विमोलर है, दोनों इक्विमोलर है, तो दोनों में से ज्यादा कोगुलेटिंग पावर किसकी होगी? बोलो। स्ट्रॉन्ग वाले की। स्ट्रॉन्ग वाले की ज्यादा कोगुलेट होगी, ठीक है, ज्यादा कोगुलेटिंग पावर किसकी होगी? स्ट्रॉन्ग वाले की होगी। क्यों? अगर इक्विमोलर है तो हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग वाले की ज्यादा कोगुलेटिंग पावर है। नेक्स्ट हम लोग एक चीज पढ़ते हैं, हार्डी-शुल्ज रूल। व्हाट इज हार्डी-शुल्ज रूल? हार्डी-शुल्ज रूल क्या है हमारा? ये बोलता है अकॉर्डिंग टू दिस रूल ग्रेटर इज द वैलेंसी ऑफ कोगुलेटिंग आयन, ग्रेटर इज इट्स पावर टू कॉज प्रेसिपिटेशन। ठीक है, हम लोग क्या बोल रहे हैं? ग्रेटर इज द वैलेंसी ऑफ कोगुलेटिंग आयन, ग्रेटर इज इट्स पावर टू कॉज प्रेसिपिटेशन, दिस इज नोन एज हार्डी-शुल्ज रूल। ठीक है, हम बोलते हैं कि जितना ज्यादा चार्ज होगा हमारे आयन पर, जो प्रेसिपिटेट होने वाला है, जो कोलोइडल सॉल्व एग्रीगेट होकर प्रेसिपिटेट बनाने वाले हैं, उनके ऊपर जितना ज्यादा चार्ज होगा उसका प्रेसिपिटेशन पावर उतना ही ज्यादा होगा। इसमें एक मैंने एग्जांपल लिया Cl(S2- और Cl-। सल्फर पर चार्ज ज्यादा है तो उसका प्रेसिपिटेशन ज्यादा अच्छे से होगा। समझ गए क्या बोलता है हार्डी-शुल्ज रूल? ये छोटी छोटी बातें इनको याद रखें, इनसे कोगुलेशन फ्लोक्युलेशन में कोगुलेशन वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ कोलोइडल सॉल्व। कोलोइडल सॉल्व का प्रोटेक्शन हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो इमेज ऐड करता हूं एक अगेन आगे, एक और लायोफोबिक सॉल्ट। ठीक है, तो देखो प्रोटेक्शन ऑफ कोलोइडल सॉल्व क्या है ना। हम बोलते हैं लायोफिलिक कोलोइडल सॉल्व आर मोस्ट स्टेबल देन लायोफोबिक कोलोइडल। ठीक है, ये तो हमने पहले भी पढ़ा था कि लायोफिलिक कोलोइडल सॉल्व ज्यादा स्टेबल होती है देन लायोफोबिक। मोस्ट नहीं, मोर लिखना चाहिए, अंग्रेजी थोड़ी गलत लिखी है, यहाँ पर हम लोग मोर लिख दे। लायोफोबिक सोल आर मोर स्टेबल देन लायोफोबिक सॉल्ट। ठीक है, दिस इज ड्यू टू एक्सटेंसिव सॉल्वेशन ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट। ठीक है, तो ये तो हमने पहले भी पढ़ा है कि भाई लायोफिलिक में क्या होता है, डीपी और डीएम के बीच में अच्छा खासा अट्रैक्शन होता है, इस वजह से लायोफिलिक ज्यादा स्टेबल है लायोफोबिक से। तो इसमें देखो एक लॉजिक क्या लिखा है, दिस इज ड्यू टू एक्सटेंसिव सॉल्वेशन ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट which forms a protecting layer outside its and it does prevent it from forming associated colloids। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि लायोफिलिक तो ठीक है, लायोफिलिक में तो प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, वो तो ठीक है। लायोफिलिक में तो क्या होता है, लायोफिलिक में तो क्या होता है कि हमारा जो डिस्पर्जन मीडियम होता है उसके चारों तरफ डिस्पर्ज फेज होती है, मतलब सॉल्यूट के पार्टिकल चारों तरफ आके उसमें अट्रैक्टेड रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, तो उसमें एसोसिएशन नहीं हो पाता है, कोलोइड्स आपस में मिल नहीं पाते हैं, उनमें पीपीटी नहीं बन पाता है। बट लायोफोबिक सॉल्ट कैन इजीली प्रेसिपिटेट बाय एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। हम बोलते हैं लायोफोबिक में तो क्या होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तो उनका प्रेसिपिटेट बन जाएगा, मतलब कोगुलेशन हो जाएगा। लायोफोबिक में कोगुलेशन नहीं होने देना है, तो हम बोलते हैं दे कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम कोगुलेशन बाय एडिशन ऑफ सम स्मॉल lyophilic colloid. This is due to the formation of a protective layer of lyophilic salt outside the lyophobic salt. तो देखो बहुत ही छोटा सा फंडा है, हम बोलते हैं लायोफिलिक सॉल्ट में तो क्या होता है, स्मॉल अमाउंट में अगर हम इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं तो कोगुलेशन नहीं हो पाता है। बट लायोफोबिक में क्या होता है, लायोफोबिक में अट्रैक्शन का फोर्स इतना ज्यादा है, स्मॉल अमाउंट में अगर मैंने इलेक्ट्रोलाइट डाला तो कोगुलेशन हो जाएगा। हमें कोगुलेशन नहीं होने देना है, हमारे कोलोइडल सॉल्ट का प्रोटेक्शन करना है। प्रोटेक्शन कैसे करेंगे, उस लायोफोबिक सॉल्ट में थोड़ा सा लायोफिलिक सॉल्ट मिला देंगे,
तो लायोफिलिक सॉल्ट चारों तरफ से हमारे लायोफोबिक सॉल्ट को प्रोटेक्शन लेयर प्रोवाइड करेगा। तो अब लायोफिलिक ने एक प्रोटेक्शन लेयर बना दी, अगर अब ऊपर से तुम इलेक्ट्रोलाइट डालोगे तो कोगुलेशन नहीं होगा। तो ये प्रोटेक्शन करने का हमारा मेथड। समझ आई बात मेरी? हाँ सर। प्रोटेक्शन कैसे होगा? प्रोटेक्शन ऐसे होगा, ठीक है। चलिए इसमें देखो थ्योरी पोर्शन है, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। अब नेक्स्ट थिंग इज गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर क्या होता है? इससे भी क्वेश्चन आते हैं। गोल्ड नंबर से फॉर्मूला होता है, क्या है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कॉलोइड इन मिलीग्राम्स एडेड टू 10 ml ऑफ गोल्ड सॉल्ट। ठीक है, यहाँ पर है ना 10 भी लिखना पड़ेगा, इधर 10 नहीं लिखा, यहाँ पर इंटू 10। तो गोल्ड नंबर कैसे निकालेंगे? वेट ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट इन मिलीग्राम इंटू 10 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ गोल्ड सॉल्ट इन ml। कि 10 ml गोल्ड सॉल्ट में 10 ml गोल्ड सॉल्ट में कितना मैं लायोफिलिक सॉल्ट मिलाऊं कि प्रोटेक्शन हो जाए हमारे कॉलोइड का। ठीक है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कॉलोइड इन मिलीग्राम्स एडेड टू 10 ml ऑफ गोल्ड सॉल्ट। तो गोल्ड नंबर का फॉर्मूला क्या है? वेट ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट इन मिलीग्राम इनटू 10 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ गोल्ड सॉल्ट इन ml। तो 10 ml चाहिए था, इसलिए ऊपर मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है सर गोल्ड सॉल्ट मतलब वो सोल होगा, वो गोल्ड का होगा, गोल्ड उसमें डिस्पर्स फेज होगा। ओके सर। ठीक है, तो गोल्ड नंबर क्या होता है? कभी कभी क्या होता है, डेटा दे दिया जाता है बहुत सिंपल, हमसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है गोल्ड नंबर क्या है। अब गोल्ड नंबर का हमें फॉर्मूला ही नहीं पता। फॉर्मूला जब तक पता नहीं होगा तब तक नहीं होगा। तो फॉर्मूला याद रखे, वेट ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट इन मिलीग्राम इनटू 10 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ गोल्ड सॉल्ट इन ml। अब नेक्स्ट थिंग हम लोग पढ़ रहे हैं इमल्शंस, फिर उसमें बात पढ़ेंगे आगे डीइमल्सिफिकेशन, देन टाइप ऑफ इमल्शन। अभी थोड़ा सा और बचा है, फिर चैप्टर खत्म। इमल्शंस क्या होते हैं? तो हम बोलते हैं द पेयर ऑफ इमिसिबल लिक्विड इज कॉल्ड इमल्शंस। दे आर अनस्टेबल। एग्जांपल, मिल्क इज एन इमल्शन in which liquid fat is dp and liquid water is dm। दो इमिसिबल लिक्विड को मिलाया है तो उसको हम बोलते हैं इमल्सन। अनस्टेबल होते हैं। और इमल्सन का सबसे बड़ा एग्जांपल हमारे सामने है मिल्क। मिल्क में क्या होता है? डीपी क्या होता है, डीएम क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हम बोलते हैं फैट जो होता है वो डीपी होता है, लिक्विड वाटर इज डीएम। मतलब वाटर के अंदर फैट मिला दिया तो इमल्शन बन गया है। ठीक है, इमिसिबल लिक्विड का होता है, इसको हम इमल्शन बोलते हैं। डीइमल्सिफिकेशन मतलब उन दोनों को सेपरेट आउट करना है। तो डीइमल्सिफिकेशन क्या होता है? द सेपरेशन ऑफ इमल्शंस इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट लिक्विड इज कॉल्ड डीइमल्सिफिकेशन। दिस इज डन बाय हीटिंग और फ्रीजिंग एक्सेट्रा। हीटिंग या फ्रीजिंग से हम लोग डीइमल्सिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ इमल्शन देखो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। टाइप ऑफ इमल्शन, ऑयल इन वाटर इमल्शन, वाटर इन ऑयल इमल्शन, इतना याद रखो, बाकी कोई इसका कोई सेंस नहीं है ज्यादा। अब हम लोग बात कर रहे हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ इमल्शंस। इसका भी कोई ज्यादा खास मतलब है नहीं, पर ठीक है मैं बता देता हूँ। लास्ट बचा है इसके बाद हमारे पास ये, अभी चैप्टर हमारा क्लोज होगा। अब हम लोग पढ़ रहे हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टाइप ऑफ इमल्शन। टाइप ऑफ इमल्शन का आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे? इसमें पहला है हमारे पास डाइल्यूशन टेस्ट। इसमें क्या लिखा है? इफ a few drops of water is added to the emulsion are soluble in it, then it is oil in water type, and if immiscible then water in oil type emulsion। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैंने पढ़ा कैसे दिया, कभी किसी जमाने में पढ़ाया तो क्यों पढ़ा दिया। ठीक है, दो तरह के इमल्शन होते हैं, ऑयल इन वाटर और एक होता है वाटर इन ऑयल। ऑयल इन वाटर का मतलब ऑयल मेरा डीपी है और वाटर डीएम है। वाटर इन ऑयल मतलब ऑयल मेरा डीएम है और वाटर मेरा डीपी है। ठीक है, अब उसमें मैंने फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऐड करा, अगर वो सॉल्युबल हो गया तो ऑयल इन वाटर टाइप है, क्योंकि सॉल्युबल तो होगा ही, वाटर मेरा डीएम था तो उसमें और वाटर मैंने मिला दिया तो सॉल्युबल होगा, देन इट इज ऑयल इन वाटर। और सॉल्युबल नहीं होता है तो वाटर इन ऑयल इमल्शन। समझ में आती है डाइल्यूशन टेस्ट? हाँ सर। ठीक है, सेकंड हम लोग पढ़ रहे हैं डाई टेस्ट। इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑयल soluble
एक सेकंड रुके, ये क्या लिखा है, डाई टेस्ट लिखा है ना। डाई टेस्ट में हम लोग ने क्या बोल रहे हैं, इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्युबल डाई, ऑयल सॉल्युबल डाई ना, हम लोग ऐसा लिखेंगे, इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑयल सॉल्युबल डाई गिव्स अ if small amount of oil soluble dye gives a uniform color to the emulsion then it is water in oil type। ठीक है, हम लोग बोल रहे हैं हम डाई टेस्ट में क्या करेंगे, कोई डाई मिलाएंगे, डाई क्या होनी चाहिए, ऑयल सॉल्युबल डाई। इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑयल सॉल्युबल डाई गिव्स अ यूनिफॉर्म कलर to the emulsion then it is water in oil type, otherwise oil in water type। obviously अगर ऑयल soluble वाटर तुम ऑयल soluble डाई तुम मिलाओगे तो वो वाटर इन ऑयल टाइप में ही डिसॉल्व होगा, वाटर इन ऑयल टाइप में, क्योंकि ऑयल उसमें क्या है, डीएम है। तो ऑयल सॉल्युबल डाई मिलाओगे तो वाटर इन ऑयल टाइप में डिसॉल्व हो जाएगा और एक कलर देगा हमारे इमल्शन को, कलर नहीं दिया तो वो ऑयल इन वाटर टाइप है। समझ गए? बोलो। हाँ सर। नेक्स्ट थर्ड वन इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट। हम लोग देख रहे हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ इमल्शन में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट। इसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं, if the conductivity of emulsion increases, if the conductivity of emulsion increases by adding small amount of electrolyte, by adding small amount of electrolyte, it is oil in water type। if there is no significant increase in conductivity it is water in oil type। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि अगर स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट डाला, कंडक्टिविटी बढ़ा, तो ऑब्वियसली ऑयल इन वाटर टाइप ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट वाटर में ही कंडक्टिविटी बढ़ाते हैं। तो वाटर मेरा डीएम होना चाहिए था, देन इट इज ऑयल इन वाटर टाइप, अदरवाइज वाटर इन ऑयल टाइप। इतनी बात समझ आती है? हाँ। अब हम लोग जेल के बारे में बात करते हैं, जेल के बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। जेल हमने थोड़ी देर पहले भी बताया था लास्ट लेक्चर में कि डीपी लिक्विड होता है जेल में और डीएम सॉलिड होता है। जेल के अंदर डीपी लिक्विड होता है और डीएम सॉलिड होता है। अब टाइप ऑफ जेल में हम लोग बात करते हैं, एक तो इलास्टिक जेल होता है, एक नॉन इलास्टिक जेल होता है। इलास्टिक जेल मतलब ऐसा जेल जिसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी हो, और ऐसा जेल जो रिजिड हो उसको नॉन इलास्टिक जेल बोलते हैं। ठीक है, तो जेल विच हैव इलास्टिक लाइक प्रॉपर्टी मतलब स्टार्च और जिलेटिन, जेल विच आर रिजिड मतलब नॉन इलास्टिक जेल मतलब सिलिका जेल। ठीक है, जेल का मतलब क्या होता है ये याद रखें, हमने पहले भी बताई थी ये बात। कब? ये लिक्विड सॉलिड के केस में मैं बता देता हूँ तुम्हें, मैंने कब बताया, ये रहा जेल, मैंने बताया था जेल कहाँ है, जेल 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 जेल, सॉलिड के केस में ये रहा जेल। लिक्विड सॉलिड के केस में डीपी लिक्विड और डीएम सॉलिड हो, उसमें मैंने तुम्हें जेल के बारे में बताया था। ठीक है, तो जेल क्या होता है, डीपी लिक्विड डीएम सॉलिड, इलास्टिक जेल और नॉन इलास्टिक जेल हमारा होता है। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन देता हूं तुम्हें करने को, क्वेश्चन मुझे करके बताओ। क्वेश्चन क्या है, फॉर coagulation of 200 ml arsenic sulfide 1 m, 10 ml NaCl is required, then what is the coagulating value मतलब CV of NaCl। NaCl का कोगुलेटिंग वैल्यू क्या है? एक तो ये करो, तब तक एक और क्वेश्चन लिख देता हूं। Which of the following ions is ions नहीं ion होगा, which of the following ion is most effective in coagulation of arsenic sulfide sol? ऑप्शन लिख देता हूं, ऑप्शन ए
K plus, option B Mg2 plus, option C aluminium 3 plus, ऑप्शन डी कार्बन। बताइए। सर पहले का आंसर है 50। 50 कैसे? सर हाँ, ऊपर हम लोग 1000 लेंगे और उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय 200। अच्छा आंसर क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? नहीं सर, वो कर रहा हूँ अभी। करो। तो देखो पहले वाले क्वेश्चन में ना हम कोगुलेटिंग वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, कोगुलेशन वैल्यू या कोगुलेटिंग वैल्यू। तो मैं तुम्हें फॉर्मूला बता देता हूँ। कोगुलेशन वैल्यू का फॉर्मूला है मिलीमोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो देखो इलेक्ट्रोलाइट कौन है? NaCl। NaCl क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। तो इसके मिलीमोल्स कितने होंगे? 10 मिलीमोल। 10 1 into 10 10 मिलीमोल्स। अब वॉल्यूम ऑफ सोल इन लीटर कितना होगा? 0.2 लीटर। कोगुलेशन वैल्यू का वैल्यू क्या आएगा? 10 by 0.2 मतलब 50। अब देखो मैंने लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज मोस्ट इफेक्टिव इन कोगुलेशन ऑफ आर्सेनिक सल्फाइड। तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट डाले कि कोगुलेशन फास्ट हो जाए? तो देखो मैंने लिखा है यहाँ पर, मैं तुम्हें बताता हूँ। हम बोलते हैं कि valency of creating aggregator power to cause precipitation, या फिर हम लोग और ऐसा भी बोल सकते हैं, और नहीं लिखा होगा मैंने, increasing वैल्यू मिलाना मतलब इसका प्रेसिपिटेशन। एल्यूमिनियम 3 इतना कैलकुलेशन आसानी से करेगा मेरा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए ये वाला इतना था मैंने पढ़ा। मेरा सेशन होमवर्क में देखो मैंने लास्ट क्लास में जो होमवर्क दिया था उसी के आगे और होमवर्क दे रहा हूँ, फिर मैं उसको डिस्कस करूंगा। होमवर्क क्या है आगे? ऑनलाइन में 1 to 12 मैंने दिया था, है ना? तो अब एक्सरसाइज 3 ऑनलाइन के अंदर, ऑनलाइन जेईई मेन में क्वेश्चन 13 to क्वेश्चन 18 और क्वेश्चन 1 to जेईई एडवांस वाले में ना। जेईई एडवांस में सीरियसली बहुत अच्छे क्वेश्चन है, अगर तुम्हारा मन है तो ट्राई करिए उन क्वेश्चन को, बहुत अच्छे क्वेश्चन है जेईई एडवांस में एरोमेटिक कंपाउंड्स। क्वेश्चन 1 2 कल ही डिस्कस करेंगे ना।
तो टोटल क्वेश्चन कितने हैं इसमें? 27। तो क्वेश्चन 1 to 13 कर लो बस। 13 का तो कोई अच्छा रहेगा नहीं, 1 to 15 दे देते हैं। तो कल तक करके लेके आए हम।